मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आग लगी हुई है दिल्ली की सियासत में, लेकिन इन सब के बीच ठंड इतनी ज्यादा है कि इसका एक अपना सुकून है कि ठंड के भीतर बैठ जाइए और खबरों को बताइए। क्या निशांत, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा है निशांत जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको बहुत अच्छा? देखिए, अगर बात की जाए अच्छा क्यों लग रहा है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ठंड में भी थोड़ी गर्मी, और वो गर्मी चुनावों की गर्मी है। अंजना जी, आपको क्या लगता है? दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां 20 लाख लोग खुले आसमान तले इस सर्दी में भी हैं। बिल्कुल, और खुले आसमान तले वो सोने को मजबूर भी हैं। जब जब ठंड लगती है और हम आराम से बंद कमरों में रहते हैं तो एक शायद ख्याल उनके लिए भी जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ त्यौहार भी है, और दिल्ली में चूँकि पंजाबी बहुत ज़्यादा है, लोहड़ी ज़बरदस्त मनाई जाती है। अभी किसी भी गली कूचे में चले जाइए तो लोग वहाँ पॉपकॉर्न और मूंगफली और गजक और इस सब का मज़ा ले रहे होंगे। मकर संक्रांति भी कल है, देखिए। मकर संक्रांति भी है, पोंगल भी है जी। और इन सब के बीच दिल्ली में जो तापमान है, उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का तापमान इस दौर में सबसे न्यूनतम पर चला गया है। और न्यूनतम भी ऐसा वैसा नहीं, मेरे ख्याल से कोहरे की चादर भी थी आज। काफ़ी कोहरा था, 4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा कम थी। और इस कोहरे की चादर और ठंड के बीच दिल्ली का और क्या मजा था आज? दिल्ली में ज़बरदस्त कोहरे की चादर, 4-5 डिग्री के आसपास फिर से तापमान। यानी ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि कल बरसों बारिश हो सकती है। तो अब सोचिए कि लोग कैसे काटेंगे। संकेत 2 है, बरसात हो गई तो हम ऐसी जगह पे नहीं बैठ सकते हैं। त्यौहार के मूड में रहें तो इस जगह पर बैठ के हम खबरों को बतला सकते हैं। लेकिन सवाल एक तीसरा उठता है कि दरअसल ये सब कुछ हो क्यों रहा है। पहली रिपोर्ट दिखाई जाए। बिल्कुल, चलिए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको। मौसम ने करवट बदली और दिल्ली धुंध में समा गई। जिधर देखो कोहरा ही कोहरा, और इस कोहरे के बीच ठंड का 4 डिग्री का दंड। देश की राजधानी दिल्ली में मकर संक्रांति पर ठंड और कोहरे की एक साथ वापसी हुई है। धुंध ने दिल्ली को जैसे अंधा बना दिया है और तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में साल का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में 4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में मौसम ने फिर मारी पलटी। ठिठुरती दिल्ली ने धूप की गर्माहट में सुकून के 2 दिन भी ठीक से नहीं बिताए कि सर्दी ने फिर से धावा बोल दिया। पारा धड़ाम से गिरा और साल के सबसे ठंडे दिन ने फिर से लोगों की बत्ती सी बजवा दी। मौसम विभाग ने भी आगाह कर दिया है कि ना अभी अलाव के दिन गए हैं, ना ही ठिठुरन के। मौसम फिर से कह रहा है, कांपते रहो। देखिए, आज मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री है, लेकिन कल से इंक्रीज होगा। कल कम से कम होगा 6-7 डिग्री हो जाएगा कल। फिर आगे भी 15 तारीख भी मिनिमम टेम्परेचर राइज होगा, फिर 16 से कम होगा थोड़ा। इसी तरह मैक्सिमम टेम्परेचर आज थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि धूप है। कल बादल आएगा, बादल आने की वजह से कल परसों मैक्सिमम टेम्परेचर कल परसों कम रहेगा। लेकिन राजधानी के मौसम में अचानक ऐसा बदलाव और मौसम की ये पलटी वाकई चौंकाने वाली है। बार बार ठंड ऐसे वापसी करती है कि देह कांपने लगती है। अब सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है, पारा क्यों 4 डिग्री तक पहुंच गया, तो बेहद गौर से सुनिए। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ठंड लौट लौट कर आ रही है। अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। उत्तरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रही हवाएं मौसम बदल रही हैं। हम आपको बता दें कि ये हवाएं सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में मौसम को बदल रही हैं। जो घना कोहरा आज पड़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो हवाएं वहां से आ रही हैं उनमें नमी बहुत ज़्यादा है, और इसी की वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली है, यहाँ पे आज घना कोहरा पड़ा। लेकिन दिल्ली के लिए मुसीबत सिर्फ 4 डिग्री का टॉर्चर नहीं है। एक तरफ दिल्ली में कोहरे का डेरा है, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यानी मौसम ठंड के साथ कोहरे और बारिश का दंड भी देने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही दिल्ली में ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ठंड से आंशिक राहत जरूर रहेगी, लेकिन मौसम विभाग का मानना है
कि 16 तारीख से एक बार फिर दिल्ली को ठंड और कोहरे के डबल अटैक से दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन संजय खान के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र इस मौसम के जरिए हो रहा है, लेकिन बतला दें कि दरअसल जॉन कैरी पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने कई जिक्र कर दिया अफगानिस्तान के आतंकवाद के मद्देनजर भी। जब बर्फ पड़ती है, निशांत कहीं गए हैं आप? जी गया हूँ कई बार। किस जगह पर? मैं शिमला गया हूँ प्रसन्न जी। जीवन कैसा रहता है? जब बर्फ पड़ती है तो जीवन वैसे शुरुआत में तो बड़ा सुखद रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और रास्ते बंद हो जाते हैं तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अंजना जी, बर्फ पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बर्फ पड़ जाए तो घर में सिमट के रह जाना चाहिए, किसी तरह से बर्फ की ठंडक से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पानी भी उबाल के पीना पड़ता है। घाटी में एक सवाल है, इतनी बर्फबारी के बीच और इन सब ठंड के बीच एक सवाल है। लोगों को कहा जा रहा है कि जिनके बाढ़ में घर डूब गए, जो टेंटों में रहते, वो कम से कम चला करें, जिससे बॉडी में, जो शरीर में खून जो है वो जमे नहीं, यानी खून में गर्माहट लगातार बरकरार रहे। तो जो बर्फबारी हो रही है और इसकी हवा दिल्ली तक तो पहुंचेगी, लेकिन बर्फबारी के हिस्से में भी कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है देश का? कम से कम जम्मू कश्मीर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो वहाँ पर पूरी तरह से डल लेक में पूरी तरह से झील जम गई है। ऐसा ही बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऊपर में इस वक्त बर्फबारी झेल रहा है। एक हमारे सहयोगी गौरव जी कहाँ हैं आजकल? गौरव जी, आप तो घूम फिर के आए, आइए कुर्सी लेके इधर आइए, इसमें आइए जरा। आजकल आप ट्वीट वगैरह बहुत कर रहे हैं, मोदी जी को भी अच्छा लग रहा है। बहरहाल बैठा जाए और बताया जाए कि इस ठंड के मौसम में सिर्फ ट्वीट से काम चल जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? मोदी जी को अच्छा लग रहा है, उन्होंने बताया आपको? नहीं, उन्होंने रिट्वीट किया आपको, इसलिए हमें लगा। अच्छा, आप थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि जब आप यहाँ से उठेंगे ना बुलेटिन के बाद, तो आपके बॉडी में जो ठंड लगेगी वो एक्सपोजर का हिस्सा हो जाती है। बहरहाल बताइए, इस ठंड के मौसम में करना क्या चाहिए? ठंड का मजा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए तैयार होना चाहिए। और इस ठंड के लिए बहुत ज़रूरी है इस समय कि हम लोग एक तो कई परतों में कपड़े पहने, उससे ठंड नहीं लगती, फ़ायदा उसका बहुत होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम में से किसी ने नहीं किया, सर ढकना बहुत ज़रूरी है। हम तो सोच रहे थे मफलर से ढके, लेकिन लोग मफलर मैन बोलेंगे आपको। लेकिन एक सही हिस्सा बताइए, इस देश की हालत ऐसी है नहीं, हर तीसरा व्यक्ति इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे भी होता है, और दिल्ली जैसी जगह में हम जिक्र कर रहे थे कि लोग को खुले आसमान तले सोना पड़ता है। जो जैकेट आपने पहना है उसकी कीमत क्या है? ये तो मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरफ से उपहार था ये। चलिए, उपहार था, ठीक है, नहीं तो इस देश के भीतर धीरे धीरे ऐसी सिस्टम आने वाला है। मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं, एक समानता एक आ जाए, असमानता ना रहे। लेकिन सर्दी के मौसम में आप रिपोर्ट भी दिखाइए और बताइए, अभी समानता आ सकती है, संभव है क्या? अगर हम समानता की बात करें तो एक बड़ी पुरानी कहावत है जी। उत्तर प्रदेश या बिहार के जो लोग हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि कहावत यह है कि चिल्ला जाड़ा दिन 40, धन के 14, मकर 25। क्या बात! यानी मकर संक्रांति के 25 दिन के बाद तक ठंड बरकरार रहती है, और मैदानी इलाकों में अभी यही हाल रहने वाला है। चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हटकर एक पारंपरिक मुहावरे के जरिए गढ़ने की कोशिश निशांत की, लेकिन रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको, इस बर्फबारी का मतलब क्या है। पहाड़ों की ये तस्वीर देखने में भले ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन बर्फबारी के साथ मुसीबतें पहाड़ों पर रहने वालों पर बरसती हैं, तो मैदानों में भी इसका असर ठंड के प्रचंड रूप में दिखता है। और मौसम एक बार फिर पहाड़ों पर मुसीबतों की बर्फ बरसाने की भविष्यवाणी कर रहा है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, पहाड़ों पर बादल बारिश लेकर भी तैयार खड़े हैं। पहाड़ों पर होगी जबरदस्त बर्फबारी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने बदल दिया है मौसम। बर्फबारी के साथ साथ बारिश की भी संभावना। ये एक सिस्टम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। वो अभी नॉर्थ अफगानिस्तान, अजानी, पाकिस्तान एरिया में स्थित है। उसके वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में आज रात से लेकर 15 तारीख तक, आज रात को जेके में रेनफॉल, स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। फिर कल परसों से हिमाचल, उत्तराखंड में भी शुरू हो जाएगा। एक तरफ पहाड़ों के लिए वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश और बर्फबारी लेकर आ रहा है, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी दे रहा है, और ये सिलसिला भी 15 जनवरी तक जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। कि हमारे प्लेन एरिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान एरिया में कल दैट इज 14 तारीख को लाइट रेन या थंडरस्टॉर्म होने का संभावना है। ऐसे में चेतावनी टूरिस्टों के लिए भी है, तो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जाने वाले सावधान होकर जाएं। जानकारों के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और मौसम के बदलने से रात के तापमान ऊपर चढ़ जाएंगे तो दिन में तापमान गिरने से ठंड ज्यादा महसूस होगी। लेकिन 15 जनवरी के बाद यानी 16 जनवरी से उत्तर भारत में ठंडी हवाओं की वजह से ठंड फिर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। रविश पाल सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। सियाचिन की देश दरअसल परंपराओं में जीता है, इसीलिए ऐसे गीत का एक अपना महत्व है। और खास तौर से जब इस तरीके से बैठे हों, जो लोहड़ी के मूड में आ गए होंगे, हो सकता है वो भी गीत में खो जाएं। इस देश की एक अद्भुत पहचान है, हर चीज़ उत्सव और उल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन इन सब के बीच कहते हैं सियासत और राजनीति, जब वो सामने आ जाए तो ऐसी तपिश हल्की पड़ जाती है, क्योंकि सियासत की तपिश कुछ और होती है। दिल्ली की तपिश नए सलीके से हर राजनीतिक दल को गणना शुरू कर रही है। और वो भी एक त्योहार ही है, द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर उसको भी देखें तो वो भी एक त्योहार है, प्रजातंत्र का त्योहार। और अगर कांग्रेस पार्टी की इसमें बात करें तो अब अजय माकन की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी अब इस रण को लड़ेगी। लेकिन निशान कितना दिलचस्प है, ये कांग्रेस पार्टी भी उसी मोड में। अभी भी मोदी को वही, देश कहाँ पहुंच गया, दिल्ली कहाँ पहुंचने को बेताब है। अभी भी नरेंद्र मोदी पर यही करके ताना कस रहे हैं कि गुजरात वाले साहब दिल्ली क्या संभालेंगे। बड़ी मजे की बात है, जब आज अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अपने आप को ट्रस्टेड और टेस्टेड बता रहे थे। हाँ। तो जो इतने सालों का कार्यकाल था उस पर ना ट्रस्ट मिल पाया ना टेस्ट मिल पाया। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ट्रस्ट डेफिसिट वर्ड जो है वो मुझे बार बार याद आ रहा था। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात है प्रसून जी, लोहड़ी पे कहते हैं परंपरागत तरीके से लोहड़ी के लिए कहा जाता है कि दिन छोटा होता है और रात जब लंबी होती है तब लोहड़ी मनाई जाती है। ये देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी की रात लंबी होने वाली है। अरे और हुजूर, देश दिन को में प्रेस आज़ादी ही कॉन्फ्रेंस रात बहुत में हो रही मिली है। थी। वैसे ये देश बात की सही बड़ी है। अजीबोगरीब फितरत है। एक नया सूर्योदय हुआ था। अब देखना यह है कि इस सूर्योदय में जो दिन निकलता है वो आम आदमी पार्टी का होता है या बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। दिखाई जाए रिपोर्ट जी। ठीक है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिनका प्रशासन का अनुभव है उनको वोट दीजिए। तो प्रशासन का अनुभव उनको गुजरात का है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार दिल्ली में कांग्रेस के तेवर बदले नजर आए। दिल्ली में अपनी जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस ने अजय माकन को आगे किया है। माकन सीएम प्रत्याशी तो घोषित नहीं किए गए, लेकिन चुनाव प्रचार की अगुवाई कांग्रेस ने उन्हें ही सौंप दी है। कमान संभालते ही माकन बोले, दिल्ली को आजमाए नेता की जरूरत है। ट्रस्टेड और टेस्टेड हमारे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको लेकर के हम लोग दिल्ली के लोगों के पास में जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके खिलाफ में हमारे को लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी ट्रस्टेड हो सकती है, टेस्टेड नहीं। ऐसी अटकलें थी कि दिल्ली के दंगल में कांग्रेस पूर्व सीएम शीला दीक्षित को उतार सकती है, लेकिन शीला दीक्षित पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी। हालांकि पार्टी के मुताबिक शीला प्रचार में सक्रिय रहेंगी। यंग लीडरशिप है, चेंज होगा और हमेशा यही रहता है, घरों में भी यही रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल। बीजेपी पर हमला बोलने के बाद माकन ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा इस पर एक बुकलेट जारी होगा। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न की सरकार केजरीवाल। अब माकन के सामने पहली चुनौती बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने की है। बताया जाता है कि बुधवार को दूसरी लिस्ट जारी होगी। श्वेता शर्मा के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। इस सर्दी में अगर कोई किसी से कुछ पूछे और ये बोले कि आपको सब कुछ साफ साफ बताना है तो बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है। और शायद सियासत में ये साफ साफ बताया नहीं जाता है। और दिल्ली में जो तपिश है राजनीतिक तौर पर, उन सब के बीच अरविंद केजरीवाल वहीं से लड़ेंगे जहां पहले से लड़े थे। और अरविंद केजरीवाल में आत्मविश्वास इस समय जबरदस्त है। सवाल यह है कि बीजेपी कितनी तैयार है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है, अति आत्मविश्वास कहें या अहंकार कहें कि वो एक शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रही है। बीजेपी को अहंकार कह रहे हैं या फिर नहीं, आप अहंकार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी अहंकार है,
अति आत्मविश्वास है या कुछ गड़बड़ है या वो अंडर वो नर्वस है, ये साफ नहीं है। कामिल बुल्के की डिक्शनरी के मुताबिक वो अहंकार शब्द नहीं होता है, अहंकार जो लबालब होता है भरोसे से, आत्मविश्वास से जो लबालब होता है। आत्मविश्वास है या अहंकार है, फर्क है। एरोगेंस आ गया है क्या सरकार में? नहीं आया है। नहीं आया। देखिए, चेहरे की बात हो रही है, अंजना आप क्या कहें? दिल्ली का दंगल, नई दिल्ली का दंगल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि केजरीवाल ने शीला दीक्षित के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। अब बीजेपी सोच रही किसको उतारें। ये भी अपने आप में एक जबरदस्त, अगर दिल्ली जीत भी गए, केजरीवाल वहां पर अगर जीत जाते हैं और बीजेपी का वहां पर कैंडिडेट हार जाता है तो बड़ी परेशानी होगी, बहुत किरकिरी होगी। क्या ये समझा जा सकता है कि जो बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के सामने उतरेगा वही चेहरा होगा? क्या ये एक सवाल हो सकता है? लेकिन पिछले चुनावों को देखा जाए तो ये नहीं दिखाई देता है। आप झारखंड लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, हरियाणा लीजिए, देख लेते हैं केजरीवाल के खिलाफ कौन उतरने वाला, किस पार्टी का। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन? दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये सवाल तेज हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसे उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि किरण वालिया नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल अपना पत्ता छिपाए हुए है। देखिए, हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस है, लेकिन बीजेपी पर हमला बोलने में केजरीवाल को कोई सस्पेंस नहीं। उनका तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं है। गौरतलब है कि 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होकर नई परंपरा शुरू की थी। वो इस जंग में कामयाब भी हुए। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। जीतेगा कौन? लेकिन जावेद साहब, एक सिक्का उछालते हैं हम। बीजेपी हार गई तो क्या होगा और आम आदमी पार्टी हार गई तो क्या होगा? देखिए, बीजेपी हार गई तो ताज्जुब होगा। नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, अभी लोग ये कहते हैं कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं सोना बन जाता है। अभी तक तो जीतते आए हैं हर जगह। आम आदमी पार्टी हारेगी तो? आम आदमी पार्टी हारेगी तो पिछली बार भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट थी, आम आदमी सेकंड लार्जेस्ट थी, तो उतना ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन अगर बीजेपी हार गई तो ज़्यादा ताज्जुब होगा। क्या लगता है? हार और जीत से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो अगर हारे, अगर नंबर 2 पर आए तो कितनी सीटों पे आए, ये बहुत मायने रखेगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करेगा कि जो लीडिंग पार्टी है उसको कितनी मिलती है और जो नंबर 2 है उसको कितनी मिलती है। बड़ा फिलोसफिकल हो गए आप। ये बहुत अंजना जी, मायने आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल का अस्तित्व सवालों के घेरे में आ जाएगा। और मोदी जी का बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। उमर अब्दुल्ला अरविंद ने बीते दिन केजरीवाल तो ट्वीट फिर किया भी है। प्रयास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बीते दिन बड़ा अच्छा ट्वीट किया है जावेद जी। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी एक दिल्ली का चुनाव हार जाएंगे तो शायद जनता इसे लॉन्ग टर्म में भूल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली हार गए तो वो तो लोकसभा में वैसे ही बह चुके हैं, अगर यहाँ भी जमीन नहीं गाड़ सके तो बहुत दिक्कत है। तो इस आग से कहीं ज्यादा आगे सियासत की जल रही होगी दोनों पार्टियों में, और खासतौर से अरविंद केजरीवाल समझ रहे होंगे कि वाकई आग का दरिया है। और ब्रेक के बाद